पीसीटी 9 का डिस्कशन करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में कह रहा है इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम of an organic compounds gave 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin and 715 mm pressure. Calculate the percentage composition of nitrogen in the compound. देखिए ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। ठीक है, देखिए इस सवालों में एक चीज याद रखिएगा कि इसमें एक फार्मूला यूज होता है P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक, तो अगर आप ध्यान देंगे तो प्रेशर हमको दिया हुआ है 300, प्रेशर हमको दिया हुआ है P1 दिया हुआ है 715, V1 इस टेम्परेचर इस प्रेशर पे हमको दिया है 50, T1 आप यहां से कितना दिया हुआ है 300, ठीक, P2 दिया हुआ है 760, एसटीपी कंडीशन लगा दे रहे हैं या एनटीपी कंडीशन लगा दे रहे हैं। V2 निकाला जाता है T2 273 लगा दीजिए। ठीक, अब देखिए हमको प्रेशर ड्राई स्टेट में चाहिए होता है, तो एक्वस टेंशन का मतलब क्या होता है? एक्वस टेंशन का मतलब होता है जो लिक्विड का भी प्रेशर इसमें आ जाए। तो हम एक काम करें, इससे हम एक्वस टेंशन प्रेशर से हटा दें इस वाले प्रेशर से, तो हमको यह पता चल जाएगा कि रियल में सूखा प्रेशर कितना है। तो इससे भाई 15 माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 700। ठीक, आप फार्मूला लगा दीजिए P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। ठीक है, तो यहां पर आप 700 इंटू V1 हो जाएगा 50, T1 आपके पास है 300, P2 हमारा कितना 760 इंटू V2 अपॉन 273। यहां से V2 निकाल लीजिए। ठीक, यहां से V2 जो निकले यहां से V2 सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए नाइट्रोजन का परसेंटेज इज इक्वल टू, जब हम ड्यूमास प्रोसेस यूज करते हैं 28/22/400 इंटू वॉल्यूम ऑफ N2 एट NTP अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100 इंटू 100। ठीक, तो जैसे ही आप इसको यूज करेंगे, ठीक है, आप सॉल्व इसको करोगे तो यहां से आपके पास नाइट्रोजन का, चाहे तो हम निकाल के दिखा दें आपको, चाहे आप खुद सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। ठीक है, 100 91 0 0 ये 3500 और ये 7600, ये 3500 7600 3500 7600 और 3500 इंटू 91 लगभग 945, 3500 इंटू 30 कर लेते हैं 10,500 3500 इंटू 90 100 मतलब 35,000 हो गया। 10 इसमें 3500 कम कर दीजिए, लगभग 33 समथिंग आएगा। इससे वॉल्यूम आपके पास 33 76 728 40 45 के आसपास वॉल्यूम आ जाएगा। वो वॉल्यूम यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या डाल दीजिए, इसको डाल दीजिए। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपके पास 17.46 वाला मिल जाएगा आपको। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। कह रहा डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट एडवर्ब। देखिए क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी चीज होती है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट एक्सटेंट पे एब्जॉर्ब करती है। डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट एक्सटेंट मतलब कितना अलग अलग कंपोनेंट में कौन कंपोनेंट कितना ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये पूरी तरीके से डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन मतलब कौन कितना कंपोनेंट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इसका बेटा आंसर कौन सा हो जाएगा? इसको याद कर लीजिएगा कि क्रोमेटोग्राफी हमेशा किसमें इस्तेमाल होती है? जो अलग अलग कंपोनेंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिडक्टेड बाय
लेसिजिन टेस्ट इन एन ऑर्गेनिक। देखिए ये नाइट्रोजन के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। यही ये बताता है कि साइक्लिक वाले जो होते हैं वो नहीं देते। सल्फर में भी यूज होता है, जहां पर 32/233 का फार्मूला बनता है। हैलोजेंस में भी यूज हो जाता है तमाम जगह पर, ठीक है। और ये इसीलिए सारे जितने भी होते हैं इन सभी के लिए, मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि लगभग सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जिनके हम परसेंटेज निकालते हैं उसमें यह यूज हो जाता है। नाइट्रोजन में भी यूज होगा, सल्फर में भी यूज होगा और हाइड्रोजन्स में भी यूज होता है। तो बेटा इसको भी लर्न कर लीजिएगा, लर्निंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ पिगमेंट फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज टू सेपरेट, मतलब अलग करना, ठीक है। अब देखिए जब किसी चीज को आपको सेपरेट करना है पिगमेंट फ्रॉम प्लांट, तो अगर हम प्लांट से पिगमेंट्स निकालने हैं तो अलग अलग पिगमेंट्स का जो अलग अलग चीजें होंगी उनकी एडवर्सन पावर अलग अलग होगी। तो एक्सटेंट ऑफ एडवर्सन ही हमको ये सब चीजें क्लियर करेगा कि भाई हम कैसे देख ले। तो एक्सटेंट ऑफ एडवर्सन जो होता है वो हमको बता देता है कि कौन सा किस तरीके से हम इसको सेपरेट कर ले। तो इसका आंसर बेटा थर्ड हो जाता है। क्रोमेटोग्राफी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करी, ठीक। तो उसी से ये हम देख लेते हैं कि किसका कितना एडवर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ, ठीक है। 75 क्वेश्चन में ए लिक्विड कंपोनेंट कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज। देखिए लिक्विड कंपोनेंट कैन बी प्यूरिफिकेशन स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज। देखिए अगर स्टीम डिस्टिलेशन है तो हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि भाई अलग अलग टेम्परेचर पे चीज अलग अलग तरीके से वोलेटाइल हो, ठीक है, या अलग अलग तरीके से बॉइल्ड हो, ठीक। तो डिफरेंट स्टीम वोलेटाइल चल जाएगा क्योंकि अलग अलग है, ठीक। और अगर वाटर में डिसॉल्व हो गया तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा, तो हम अलग कैसे करेंगे। तो इमिसिबल विथ वाटर, मतलब वाटर के साथ कोई दूसरी चीज मिली लेकिन वो वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पा रही, तो हम अलग अलग चीजों का, भाई हम एक तरफ वाटर का देख ले, एक तरफ दूसरी की तरफ देख ले, तो हम इसको सेपरेट करना थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक। तो स्टीम डिस्टिलेशन हमेशा स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए जो वाटर में डिसॉल्व ना हो उनके लिए यूज किया जाता है। तो बेटा 75 का आंसर हो जाएगा 1। अब देखिए 76 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 में अगर हम देखें तो 76 में ए टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट सॉल्बिलिटीज इन ए सॉल्वेंट एंड विच डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विद डिसॉल्व इन इट, ठीक। टू सॉलिड विच हैव डिफरेंट सॉल्बिलिटी यानी एक्सटेंट ऑफ एडवर्सन अलग अलग होगा, विच डू नॉट अंडरगो रिएक्शन विद डिसॉल्व इन इट, ठीक। तो बेटा ये तो डिसॉल्व नहीं हो रहा है, मान लीजिए सबका अलग अलग एडवर्सन है, एक ये हो गया। लिक्विड दैट डिकम्पोज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए अगर बॉइलिंग, अभी हमने आपसे बताया था कि स्टीम जो बात हम लोग कर रहे थे कि अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे बात करें, ठीक है, अगर हमारे पास स्टीम वोलेटाइल में तो क्या होता है कि एक भाई वाटर के अंदर इमिसिबल होना चाहिए, लेकिन लिक्विड दैट डिकम्पोज ऑन एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। देखिए यहां पर बेसिकली एक रूल के तरीके काम करेगा, ये यहां पर उस तरीके से काम करेगा जैसे राउट्स लॉ का काम करता है कि भाई किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, इसके लिए रिड्यूस प्रेशर की बात हम कर ले, प्रेशर के हिसाब से चलेगा। अब देखिए सी में दे रहा है स्टीम वोलेटाइल लिक्विड, अभी बात हो गई थी थोड़ी देर पहले ही कि स्टीम वोलेटाइल डिस्टिलेशन काम करेगा। टू लिक्विड दैट है बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। देखिए जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर होता है तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको इसका बेटा आंसर हो जाएगा फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। तो आंसर चेक कर लीजिए, ए का हमारा आया था फोर्थ वाला, ए का हमारा आया था, एक आया तो थर्ड वाला, ठीक है, ए का थर्ड, बी का फोर्थ आया था, बी का चेक कर लेते हैं एक बार, बी का लिक्विड दैट डिकम्पोज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, रिड्यूस प्रेशर की बात कर ले, सी का हमारा आया होगा 1, ठीक, डी का हमारा आया होगा क्लोज टू ईच अदर, डी का आया होगा 2। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। कह रहा हाइड्रोजन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय
देखिए इसमें तो ये तो नाइट्रोजन के लिए, ये नाइट्रोजन के लिए, ये क्रोमेटोग्राफी तो परसेंटेज में यूज नहीं हो रही, तो ये तीनों तो पहले ही गलत हो गए। ठीक, इसका सही हो गया याला, जिसमें क्लोरीन का 35.5/143.5 इंटू वेट ऑफ AgCl अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस टू 100, मतलब केरियस मेथड में AgCl, AgBr, AgI बना बना के किया जाता है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा हो गया बेटा? सेकंड। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। Which of the following technique is used to separate a volatile component from a non-volatile component? बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल को हमें अलग करना है। ठीक, अब देखिए एक वोलेटाइल और एक नॉन वोलेटाइल को जब आप अलग करते हैं, ठीक है, तो कैसे हम इसको अलग करें? तो देखिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में फर्क आता है। वोलेटाइल जो होगा वो जल्दी भाई वेपराइज होने लगेगा, नॉन वोलेटाइल थोड़ा देर में वेपराइज होगा। ठीक है, राउल्ट्स लॉ की तरीके ही सोचिएगा। ठीक है, तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा भाई। जो जल्दी हो जाता है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, कम में काम चल जाएगा। जो देर में होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है। तो जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है, डिस्टिल्ड करना मतलब अलग अलग करना जिन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट वालों को, उसके लिए कौन सा इस्तेमाल हो जाता है? डिफरेंस डिस्टिलेशन। ठीक, फिल्ट्रेशन में तो क्या होता है कि एक गंदगी को फिल्टर किया जाता है। ठीक, क्रिस्टलाइजेशन में वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। सब्लिमेशन में आपने पढ़ा होगा सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन सल्फर एस्टिमेशन 0.157 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव इतने बेरियम सल्फेट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द कंपाउंड? ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाइएगा 32/233 इंटू वेट ऑफ BSO4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे 32/233 इंटू वेट ऑफ BSO4 कितना दे रहा? 4.4813 अपॉन 0.157 इंटू 100। लगभग ऊपर वाला 3, 15 ते 45, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 96, 9600/233, 9600/233, लगभग 2 चौको 8, 9600/233। तो इसका आंसर बेटा ये आ जाएगा, आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which method is commonly used to separate a mixture of two volatile liquid with different boiling point? देखिए अभी थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन की बात हम लोगों ने करी थी। ठीक है, कि भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, टू वोलेटाइल विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जिनके थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये भी लर्निंग क्वेश्चन है, लर्निंग क्वेश्चन को लर्न करते चलिएगा। कह रहा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना। यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहां देखिए 0 से +1 हो रही, यहां पर देखिए 0 से -2 हो रही, तो ये वाला हो गया प्रोसेस ऑक्सीडेशन। तो 81 का बेटा सही हो गया। थर्ड वाला 82 पे चलते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन ClO4-, x -2 into 4 is equal to -1, x is equal to बेटा +7। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 82 का थर्ड हो गया। 83 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन हो। तो देखिए अगर हम एक एक करके देखें तो यहां पर चेक करते हैं। पहले हाइड्रोजन का चेक करें तो हाइड्रोजन की हो गई +1, यहां भी है +1, यहां भी बेकार हो गया। ऑक्सीजन की यहां चेक करें, पेरोक्साइड इसलिए -1, यहां -2 है, यहां 0 है। देखिए एक बार इंक्रीज कर रही, एक बार डिक्रीज कर रही, तो आंसर तो तुरंत ही मिल गया। ठीक, यहां चेक कर लीजिए क्यों नहीं है ये, इसका रिडक्शन हो रहा, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा, अलग अलग हो गया, बेकार हो गया। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें चेक करिए, यहां Zn से Zn+2 हो रहा। ठीक है, और Cl- से यहां पर कितना हो रहा है, Cl+2 में जाएगा। हाइड्रोजन की चेक करेंगे तो +1 आएगी, यहां 0 आ जाएगा, तो
अलग अलग लोगों का हो रहा। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में हम खाली वही लोग लेते हैं जिनमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, याद रखिएगा P4 प्लस NaOH वाली रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन याद करिएगा, I2 प्लस OH माइनस वाली याद करिएगा, ठीक, वो सब रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन एसिडिक मीडियम द हाफ रिएक्शन फॉर MnO4 माइनस कन्वर्टिंग टू Mn+2 इज बैलेंस्ड बाय। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। ठीक, 4 H2O लगा दीजिए, 8 H पॉजिटिव लग जाएगा, 7 5 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक, तो एडिंग H+N कर दीजिएगा, 84 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो उतना ही बढ़िया, वो उतनी ही तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसका रिडक्शन होगा, वो उतना ही तेजी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको बताया भी जाता है। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। ठीक है, या अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से आप चलोगे तो उसमें भी Cl2Br2 I2 Br2 Cl2F2 दिया है, नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। Fe3 देखिए Fe3O4 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा 8/3। ये तो बहुत ही आसान है, आंसर सही हो जाएगा बेटा 86 का थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। O2F2 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो 2x मान लीजिए, 2x माइनस 1 इंटू 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +1, ढूंढ लीजिए +1 है कोई, आंसर हो जाएगा थर्ड वाला 87 का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। कह रहा है इन द रिएक्शन 2CuO प्लस Cu2S गिव 6Cu प्लस SO2 अंडरगोस ऑक्सीडेशन। ठीक, देखिए यहां पर अगर हम ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक करें तो -2, यहां पर भी -2, कॉपर की चेक करें 2x - 2 इजिकल टू 0, x इजिकल टू +1, यहां चेक करें 0। ठीक है, सल्फर का चेक करें -2, x -4 +4। देखिए ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर हम देखें तो सल्फर की इंक्रीज कर रही, तो आंसर हो जाएगा बेटा ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना होता है। कह रहा है फॉर द रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन Cr2O7 - 2, देखिए इसको सीधे सीधे बैलेंस कर लिया जाए। Cr2O7 - 2, 2Cr + 3 लगा दीजिए, प्लस 7H2O लगा दीजिए, 14H पॉजिटिव लगा दीजिए, 14 मैंने तो 12, 2Cr + 3 है बेटा ये। ठीक है, 14 - 12 12, 6 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए, एक स्टेप बैलेंस हो गया। SO3 - 2 SO4 -2 बन रहा होगा। एक यहां पर H2O लगा दीजिए, यहां पर 2H पॉजिटिव लगा दीजिए, यहां पर +2 - 2 खत्म, यहां 2 इलेक्ट्रॉन लगा दीजिए। ठीक, इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड करके लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ठीक है, तो सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हो गया, सॉरी इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई ना करके नीचे वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक, अब ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे जैसे ही आप, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, 14H
और इधर बेटा 6H हो जाएंगे, तो इधर कट के 8H प्लस बन जाएंगे। तो बन जाएगी रिएक्शन कहाँ कितनी क्या बन जाएगी 8H प्लस Cr2O7 माइनस 2 प्लस 3H2O इधर आएगा, 7H2O उधर जा रहा तो उधर 4H2O बचा लेंगे, 3SO3 माइनस 2। अब आप ऐड तो कर ही सकते हैं कम से कम, 2Cr प्लस 3 से 4 हो गए, 4H2O प्लस 3SO4 माइनस 2। ठीक, अब चेक कर लीजिए 8 8 2 6 6 6 6 6 6 0 0 2 3 6 3 6, देखिए आराम से बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आप आंसर मिला सकते हैं। ठीक है, तो 89 का आंसर कौन सा बन जाएगा बेटा? अगर हम क्या क्या पूछ रहा था भाई, द कोफिशिएंट ए Cr2O7 था, तो Cr2O7 1 हो रहा है। ठीक है, और क्या था, बी क्या था SO3, बी 3 थे। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे कितने बन गए 1 3 8 का आंसर आ गया। ठीक, तो 89 का आंसर कौन सा हो गया? सेकंड वाला। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। करा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। देखिए ये तो एसोसिएशन रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन अभी मैंने बताई थी आपको, ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन के एग्जाम्पल में मैंने बोला था कि आपने 3 रिएक्शन आपको याद करनी है। ठीक, तो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स, तो ये बेटा क्या है, यहां पर देखो कि लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है किसमें, लेड ऑक्साइड में, NO2 में और O2 में। ठीक, आप चाहो तो इसमें डिकम्पोजिशन से ही आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक, बाकी तो 2 तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये एसोसिएशन है, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा 90 का 1 वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो चलते क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। देखिए एल्केन को बनाने के लिए आपने पढ़ा होगा RX+2 वुड्स रिएक्शन में RX+2 Na+XR ड्राई ईथर की प्रेजेंस में RR बनाता था। ठीक है, जो सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए यूज होता है। ठीक, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन जो होता है वो क्या होता है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है। ठीक है, जिसमें बेंजीन लगी होती है। जबकि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में आपने पढ़ा होगा एसीटेट वाले का इलेक्ट्रोलिसिस, सक्सिनेट का, फ्यूमरेट का, इन सब का से हम इसकी क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो जहां पर भी क्या हो जाता है, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस मेथड भी काम में आ जाता है। CH3COO के अगर आप 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोलिसिस करके इथेन बना देता है। तो बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा। बस ये वाला इसलिए नहीं सही क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। कह द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन प्रोपीन, प्रोपीन बना लीजिए, प्लस HBr प्रोपीन प्लस HBr आप बनाओगे 2 2 4 3 HBr। कह रहा है किसकी प्रेजेंस में बना दीजिए, परऑक्साइड। तो यहां लिख दिया परऑक्साइड। ठीक है, ये एंटी मार्कोनीव के रूल को फॉलो कर देगा। ठीक, तो एंटी मार्कोनीव में निगेटिव पार्ट उससे जुड़ जाएगा जिसके पास डबल बॉन्ड वाले के पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो ये बना देगा CH2 Br। ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1 ब्रोमो प्रोपेन कोई ऑप्शन हो तो उस पर निशान लगा दीजिए। तो 92 का बेटा कौन सा आंसर हो जाएगा, 92 का आंसर हो जाएगा 1 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसका बेटा आंसर पे निशान लगा लीजिए पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 में बता रहा है, बोल रहा है द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन इथाइन रिएक्ट विथ एक्सेस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखिए जब एक्सेस में रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन हो रही है, तो पहले क्या बनता है, पहले बनता है इथीन। ठीक, फिर यही इथीन आगे फिर से रिएक्शन कर जाता है और इससे बन जाता है इथेन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सबाती-सेंड्रेंस मेथड। निकिल कैटलिस्ट 200 से 300 टेम्परेचर। ठीक, इस रिएक्शन का नाम होता है सबातियर-सेंड्रेंस रिएक्शन। ठीक, तो बेटा इसमें क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 वाला। ठीक है, तो 93 का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ चलते हैं। 94 में कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन बी यूज्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन इथीन
इथीन एंड इथाइन। ठीक है, इथीन डबल बॉन्ड और इथाइन। इथाइन का एक मेन टेस्ट होता है जो आपको बताता है कि इथाइन एसिडिक है कि नॉन एसिडिक है। ठीक, वो रिएक्शन केवल इथाइन ही देते हैं, और वो रिएक्शन होती है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, रिग्नार्ट रीजेंट और सोडियम से। ये चार रिएक्शन इथीन और इथाइन में को आपस में सेपरेट करने के काम में आ जाती है। तो बेटा याद रखना कि जैसे अगर हम यल अल्काइन ले लें 2AgNO3 प्लस 2AgOH, ठीक, प्लस 2NH4O, सॉरी, तो ये बन जाता सिल्वर एसिटिलाइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो रिएक्शन एल्कीन नहीं देते हैं, अल्काइन केवल देते हैं, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। ब्रोमीन वाटर अनसेचुरेशन की पहचान करता है, इसलिए दोनों ही के लिए चल जाएगा। एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट दोनों का ऑक्सीडेशन करता है, इसलिए चल जाता है, डिफरेंस नहीं कर सकते आप। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से भी दोनों रिएक्शन करेंगे। तो रिएक्शन हमको ये देखनी कौन सी रिएक्शन एल्कीन नहीं करेगा लेकिन एल्काइन करेगा। ठीक, तो 94 का आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन इज। देखिए, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द नाइट्रेशन, अगर हम नाइट्रेशन करते हैं तो नाइट्रो इसमें क्या हो जाता है कि यहां पर हमारे पास क्या बन जाता है, नाइट्रोबेंजीन। कैसे बनेगा बेटा, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करेगा कंसंट्रेटेड HNO3, इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका काम ही होता है NO2 को प्रोड्यूस करवाओ, यह बन जाता है। तो फॉर्मेशन हो गया नाइट्रो बेंजीन का। आंसर सही हो गया पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। देखिए, जिसमें एटम दूर दूर होते हैं, जिसमें क्या होता है कि एटम्स हो या कोई ग्रुप हो, जितनी दूर होंगे, जितना एक दूसरे से डिस्टेंस पे बैठे, डिस्टेंस में बैठे, वो उतना ज्यादा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा क्या हो जाता है कि स्टैगर्ड फॉर्म में जो होते हैं, उसमें जो होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स या एटम एक दूसरे से डिस्टेंस पे बैठते हैं। ठीक, लगभग 60 के एंगल पे वो लोग बैठाए जाते हैं। ठीक, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी हमको इसीलिए स्टैगर्ड फॉर्म में सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल जाती है। ठीक, इक्लिप्स में स्टेबिलिटी नहीं होती, गाउस थोड़ी कम होती है। एंटी स्टैगर्ड अगर हो तो और अच्छी बात है, लेकिन यहां पर एंटी का हमको कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए हम नहीं बोल सकते थे। When benzene is treated with excess chlorine in the presence of sunlight, the product form is। देखिए, अगर एक्सेस में करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, अगर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बोला गया, ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में अगर हम 3Cl2 लगा दें तो ये आपको क्या बना देगा, ये बना देगा BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, तो और अगर तो बेटा ये क्वेश्चन में क्या है, एक दिक्कत है कि ये क्वेश्चन बोनस में गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रिएक्शन चाहो तो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ। देखिए, ये रिएक्शन तो बहुत ही सरल, इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट। एनहाइड्रस AlCl3, ये AlCl4 निगेटिव और CH3 पॉजिटिव बना देता है, और वो इलेक्ट्रोफाइल सीधे सीधे बेंजीन पे जुड़ जाता है, बन जाता है टोल्यूइन। आंसर सही हो गया बेटा 98 का फर्स्ट। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा 98 का फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। 99 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद CH3COCl। देखिए, बेंजीन लीजिए, वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन था, ये फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, और ये निकल जाता है, ये पॉजिटिव प्रोड्यूस हो जाता है,
ये एस्टोफिनोन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो एस्टोफिनोन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 100 की तरफ। कह रहा लिस्ट, ठीक है। अब इसमें आपको, इस वाले क्वेश्चन में आपको यह देखना है कि भाई डाइल्यूट KMnO4। तो देखिए डाइल्यूट KMnO4 मतलब H2O प्लस O, मतलब दो तरफ OH लगना है, ठीक, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा है बेयर्स रीजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, तो पहले देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो ए का क्या बना हमारा, ए का हमारा बना 2 वाला, साथ ही साथ करते चले गए तो ढूंढने में दिक्कत आती है। ठीक है बेटा, ये क्या है, ये हमारी ओजोनोलिसिस लिखी हुई है, O3 होना चाहिए यहां पर। ये बना देगा CH3CHO, ये बना देगा SCHO। तो देखा जाए कोई है तो इसका 3 हो गया। ठीक है, और ये क्या है, ये हमारे पास H2O जोड़ रहे, एक OH यहां जुड़ेगा, OH यहां जोड़ दीजिए, H यहां जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा CH3 COH। देखा जाए भाई कौन सा ऑप्शन है, कोई मिल रहा है। ठीक है, तो CH3CO, ठीक है, C का देखिए भाई ये वाला मिल रहा है, तो 4th हो गया। D का ढूंढे, KMnO4 है, एक टुकड़ा इधर मारो, एक टुकड़ा इधर मारो, ये ऑक्सीडेशन कर देगा, एक साइड बना देगा एस्टोन, और एक साइड बना देगा फॉर्मिक एसिड, जो कि अनस्टेबल होता है, H2O प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटा ढूंढो कोई है, ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, डी का फर्स्ट ऑप्शन मिलाओ। ए का 2 तो सब में, ये तो बी का ढूंढो, बी का थर्ड किस में आ रहा है, ए का 2 आ रहा है, ठीक है, बी का 3rd, ठीक है बेटा, और सी का ढूंढा जाए, सी का 4th और डी का 1st। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा 2nd वाला। ठीक है, तो 100 का कौन सा सही हो गया, 2nd। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। कह रहा एसिटाइलिन अंडरगोज हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड Hg। देखिए एसिटाइलिन, और ये बनाता बेटा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और टाटोमराइज हो जाता है। ठीक, टाटोमेराइजेशन, तो ये बना लेता CH3CHO। ठीक, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, एसेट एल्डिहाइड। ठीक, ये वाला हाइड्रोजन घूम के इसके पास आ जाता है। ठीक, तो टाटोमेराइजेशन हो गया। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर सही हो गया हमारा 101 का 2nd वाला। चलते 102 की तरफ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इथेन, इथीन, इथाइन, बेंजाइन। देखिए परसेंटेज ऑफ इसमें ध्यान दीजिएगा, sp3, sp2, sp, इसमें भाई आपको पता है कि sp2 ही चलता रहता है। ठीक, तो परसेंटेज S करेक्टर बढ़े उतना ज्यादा एसिडिक। यहां 50% है S, यहां पर कितना है, यहां 25% है, यहां करीब 33% मान लीजिए, 33.33% S। तो जितना ज्यादा S करेक्टर उतना ज्यादा एसिडिक, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है, उतनी जल्दी हाइड्रोजन हटता है। ठीक, उतना ज्यादा एसिडिक होता है। तो 102 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 3rd वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 103 की तरफ। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट एन
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। देखिए इसमें तो इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, हाइड्रोजन हटा NO2 बैठा, इसमें SO3H बनता है, जुड़ता है, इसमें Cl पॉजिटिव जुड़ता है, या X पॉजिटिव बोल दीजिए। वुड्स रिएक्शन जो होती है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल वगैरह, इसमें क्या हो जाता है RX + 2Na + XR होता है। तो या तो ये आयनिक मैकेनिज्म को फॉलो करता है या फ्री रेडिकल को फॉलो करता है। तो ये मैकेनिज्म कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नहीं फॉलो करती है। तो बेटा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला। 104 की तरफ चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन बर्न्स अ सूटी फ्लेम। ठीक है, देखिए भाई ये जो होता है सूटी फ्लेम, इसको आपको याद करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, सूटी फ्लेम ये क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ बेंजीन का सवाल है। तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा कि सूटी फ्लेम इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन में ये बेंजीन से होता है। ठीक है बेटा, इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ बेंजीन जो होता है वो सूटी स्मेल को देता है। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 105 की तरफ। कह रहा द मोस्ट रिएक्टिव एल्कीन टुवर्ड्स एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। देखिए इस क्वेश्चन को तुरंत दिमाग लगाइए, 1 सेकंड में पाइए। ठीक, यहां पर आपको यह चेक करना पड़ता है क्या कहीं पर कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी अच्छी हो रही। जब भी एल्कीन की रिएक्शन करें, एल्कीन में अगर आपको रिएक्टिविटी पूछी जाए तो सिर्फ और सिर्फ इतना देखिए कि क्या कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज हो रहा है। अगर कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज हो तो बहुत अच्छा। देखिए इथीन और प्रोपीन में कार्बोकैटाइन, इथीन में तो बेकार ही बिल्कुल। ठीक, प्रोपीन में क्या होगा कि प्रोपीन में भाई कार्बोकैटाइन हमारा CH3 CH, अगर हम प्रोपीन की बात करें तो H और OH जोड़ दीजिए आप, तो भाई ये हो गया ये बन गया। तो यहां पर पहले कौन सा कार्बोकैटाइन बना, ये वाला बना। ठीक, सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बना। अब जरा 2 मिथाइल प्रोपीन में देखिए, अब जब यहां से घुमाओगे, ठीक यहां से घुमाओगे ठीक, तो देखो अब यहां पर क्या था, केवल प्रोपीन। ठीक है, जैसे ही आपने ये किया वैसे ये बन गया, तो कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज हो गया। ठीक, कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज जैसे ही होने लगा, टर्सरी कार्बोकैटाइन बनना स्टार्ट हो गया। तो टर्सरी कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो बेटा व्यक्ति वही बनाना पसंद करता है ना, वही काम करना पसंद करता है जिससे उसको स्टेबिलिटी गेन हो। ठीक, तो 2 मिथाइल प्रोपीन जो होता है वो अपने को हाईली स्टेबलाइज करता है टर्सरी कार्बोकैटाइन बनाकर। इस वजह से इसका आंसर कौन सा सही हो जाता है, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। ओजोनोलिसिस ऑफ एन एल्कीन गिव्स 2 प्रोडक्ट SCHO एंड CH3CO CH3। द अननोन एल्कीन इज। देखिए इसको करने का तरीका, आपने SCHO बनाया, एसीटोन लिखा, और ये दोनों ऑक्सीजन गायब कर दीजिए, बस हो गया सवाल। ढूंढ लीजिए कुछ है ऐसा। ठीक है, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन है, कोई देखा जाए। 2 मिथाइल प्रोपीन मिल गया, देखिए आंसर से आ गया आपके सामने। ठीक है, तो 106 का आंसर बेटा कौन सा हो गया, 2 मिथाइल प्रोपीन। चाहे तो यहां से काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 107 की तरफ।
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए हमेशा याद रखिएगा, प्लस एम इफेक्ट एक्टिवेट करते हैं, माइनस एम इफेक्ट डीएक्टिवेट करते हैं। यह आर्थोपैरा होता है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से एक्टिवेटर होता है। केवल NO2 जो होता है वो माइनस एम शो करता है और ये रिंग को खराब करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। ये रिंग के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को खराब करते हैं। तो माइनस एम जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी, जबकि अगर लोन पेयर वाले बढ़ जाएं तो उतनी बढ़िया वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द कंबसन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑलवेज प्रोड्यूस, बेटा ये तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट, हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन CO2 प्लस H2O। तो चाहे तो एक रिएक्शन डायरेक्ट लिख दें CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 gives XCO2 प्लस Y/2 H2O प्लस हीट। ये जनरल रिएक्शन है कंबसन की। ठीक, तो हमेशा CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होती है, ऑलवेज एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। 109 की तरफ चलते हैं। 109 में क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए जितना माइनस एम इफेक्ट लगेगा उतना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्लो होगा। तो देखिए भाई ये देखिए ये तो माइनस एम कर रहा, बेकार कर दे रहा है। ये यहां पर बीच में घुस गया, इसको सबसे पीछे होना चाहिए था। ठीक, तो देखिए टॉल्वीन, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ठीक, अगर बात हमने करी, ठीक है, क्या कि माइनस एम इफेक्ट हमेशा रिएक्टिविटी को, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्लो कर देंगे। तो सबसे बढ़िया टॉल्वीन, क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा, हाइपर कंजुगेशन की वजह से रिएक्टिविटी बढ़ा ले जाएगा। बेंजीन में कोई दिक्कत नहीं। नाइट्रोबेंजीन करेगा, गड़बड़ कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन खिंचवाए ले रहा है माइनस एम से। ठीक, तो बेटा इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। 110 की तरफ चलते हैं। Which reagent is used to convert an alkene to cis alkene selectively? देखिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जब सेलेक्टिवली बात करते हैं तो हम लोग जो होता है वो लिंडार कैटलिस्ट यूज करते हैं, PDBSO4 और उबलती हुई जाइलिन, बॉयल जाइलिन, इट इज द लिंडार कैटलिस्ट। ये सिस बनाता है, ये बेटा ट्रांस बनाता है। ठीक, एल्कीन का रिडक्शन से इसको मतलब नहीं, ये एल्केन बना देगा। ठीक बेटा, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था एल्काइन टू सिस एल्कीन होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप इन बेंजीन? डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप, OH के पास होता है लोन पेयर। ठीक, और लोन पेयर वाले जितने भी होते हैं वो सब आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आर्थो भी देगा, पैरा भी देगा, एक्टिवेटर रहता ही। अभी हमने बताया था जो लोग प्लस एम करते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं और जो लोग माइनस एम करते हैं वो डीएक्टिवेटर होते हैं। और ये डेंसिटी कहां बढ़ाएगा बेटा, ओपी पे बढ़ाएगा। तो ओपी तो देना ही है। तो मेटा डायरेक्टिंग ये मेटा पोजीशन पे इफेक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला। 112 की तरफ चलते हैं। Which of the following statement is incorrect regarding benzene? It is more stable than alkene. बिल्कुल रेजोनेंस है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी हम देते हैं, हाइड्रोजन हटाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बैठालते हैं। इट फॉलोज द 4n+2 हाकल रूल भी मैं फॉलो करता हूं। एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं दूंगा, दे दूंगा आसानी से। देखो भाई इतना देने में दिक्कत यह है कि हमारा रेजोनेंस खराब होता है। ठीक,
अगर हमारा रेजोनेंस खराब होगा तो हम कभी ये रिएक्शन नहीं देना पसंद करें। कोई आदमी अपनी स्टेबिलिटी नहीं देगा, आपसे कोई पैसा मांगे और आपकी स्टेबिलिटी ले जाए तो आप भी ना दोगे, ठीक। तो कभी भी ये लोग एडिशन रिएक्शन को बेंजीन नहीं देना पसंद करता, क्योंकि हमारा रेजोनेंस नहीं खराब होना चाहिए। सब कुछ ले लो हमसे, लेकिन भैया हमारी जिंदगी मत लो, स्टेबिलिटी हमारी मत लो, ठीक। तो बेटा ये कभी भी एडिशन रिएक्शन आसानी से नहीं देना चाहता है, ठीक। मजबूरी कर दीजिए, ड्रास्टिक कंडीशन लगा दीजिए, ये वो कर दीजिए, हीट बहुत ज्यादा कर दीजिए तो बात अलग है, ठीक है। अब जान लेने पे उतर आए हो तो कुछ भी भाई गोली मार दो तो बात अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एरोमेटिक? बेटा बेंजीन होता ही है साइक्लो नेप्थलीन, ये तो बेंजीन की ही बह के ही साथ है। एंथ्रासीन, ठीक है। दो दो चार दो छह दो आठ दो 10 दो 12 दो 14, ठीक। या ऐसे गोले बना दीजिए अगर दिक्कत आई तो 3 बेंजीन रिंग जुड़ी होती हैं, ठीक। इसमें 2 बेंजीन रिंग जुड़ी होती हैं, ठीक। तो बेटा बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन ये सब बेंजीन रिंग से बनते हैं। 2 बेंजीन रिंग, 3 बेंजीन रिंग, 1 बेंजीन रिंग। अगर इसको देखो तो 4n+2 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, अगर आपने पढ़ा हो, ठीक है, हकेल रूल को, तो ये 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां से अगर n निकालते तो फ्रैक्शनल निकलता है, कितना निकलेगा 1.5। जब 1.5 निकल रहा है तो ये क्या होता है, हकेल रूल को फॉलो नहीं करता है, इस वजह से ये क्या हो जाता है, एरोमेटिक नहीं रह पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका बेटा आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी वाला या सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 114 की तरफ। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन कंबसन इन अ लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई इज। देखिए लिमिटेड सप्लाई में हाइड्रोकार्बन में CO और H2O बनता है, ठीक है, CO और H2O। जब हम लिमिटेड सप्लाई की बात करते हैं, ठीक है, तो जब भी बात कंबसन इन लिमिट, और बेटा जब उसके बाद अगर इनकम्प्लीट, एक तरीके से इनकम्प्लीट कंबसन उसको बोल देते हैं, ठीक। तो इनकम्प्लीट कंबसन जब जाता है तो पूरी तरीके से इनकम्प्लीट कंबसन में क्या बन जाता है, CO भी नहीं बन पा रहा होता, क्योंकि उसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रही होती है। क्योंकि ये लिमिटेड का मतलब है कि हमने बहुत ही हल्की ऑक्सीजन सप्लाई करी, तो हाइड्रो का प्रोपेन के हाइड्रोजनों ने तो अपना पानी बना लिया, लेकिन कार्बन जो है वो ऑक्सीजन नहीं एक्सेप्ट कर पाया। तो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं। अगर थोड़ा सा ये कहता कंबसन इन अ सप्लाई या बोलता इनकम्प्लीट कंबसन बोलता तो हम CO+H2 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो बोल रहा है कि लिमिटेड हमने ऑक्सीजन ही नहीं दी तो फिर कार्बन और H2O तक बनके रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक। तो इसका आंसर हो गया 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। कह रहा इनमें से कौन सी चीज वुड्स रिएक्शन से आसान से गुड यील्ड नहीं प्राप्त होती है, ठीक। देखो वुड्स रिएक्शन केवल सिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए है, ये सही है, इससे बढ़िया यील्ड प्राप्त होगी। हेक्सेन भी सही है क्योंकि 6 इवन नंबर के लोग हैं। ऑक्टेन भी होगी। देखिए हेप्टेन जो है, हेप्टेन की गुड यील्ड नहीं होगी, क्योंकि हेप्टेन में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लगेंगे। जब मिक्सचर ऑफ एल्केन बनने लगेंगे तो उनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि उनके बॉइलिंग पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत कम होता था, तो उनको हमें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो याद रखिएगा अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के लिए ये मेथड बिल्कुल बेकार है, उसमें परसेंटेज यील्ड अच्छी नहीं होती है। तो बेटा इसका आंसर हो गया 3rd, ठीक है। तो यहां तक के क्वेश्चन आपके पास आ गए, ठीक है। और किसी तरीके का कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू। गुड इवनिंग बच्चों, आज आप PCT टेस्ट दे रहे हैं और आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा। अब हम लोग बिल्कुल युद्ध के निर्णायक मोड पे आ गए हैं बेटा। तो आइए PCT के पेपर का सलूशन हम लोग देखते हैं।
शुरू के क्वेश्चंस बेटा अरविंद सर ने किया है, उसके बाद उपेंद्र सर ने किया है। 116 ऑनवर्ड का डिस्कशन मैं कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं हम लोग इस डिस्कशन को। द आईपीएससी नेम ऑफ दिस इज, आईपीएससी नेम पूछा गया है, तो जो उन्होंने दिया है इसे आप बना डालिए। देखिए इस कार्बन से डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ का क्या लगा OH, और इस कार्बन से 2 CH3 आपने लगा दिया है, एक CH3 यहाँ लगा दिया, एक CH3 यहाँ लगा दिया। अब चूंकि फंक्शनल ग्रुप है OH तो प्रियॉरिटी उसे देनी है, तो नंबरिंग आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। फिर 1 2 3 4, 3 पे आपने क्या लगाया है मेथाइल, तो देखिए यहाँ 2 मेथाइल हो गया, ये भी गलत ये भी गलत, एक ही यहाँ आपको दिख रहा है 3 मेथाइल ब्यूटूइन। देखिए 1 2 पे क्या है डबल बॉन्ड है, ब्यूटूइन, और 1 पे क्या लगा है ऑल। तो आंसर कौन सा हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट आईपीएससी नेम ऑफ दिस, तो इसको भी बेटा एक्सप्लेन कर लीजिए। आईपीएससी नाम आपको दिख जाएगा, CH3 CH2 CH, इससे क्या लगाया आपने एक CH3, और ये क्या है CH2, और ये क्या है Br। अब यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट ही हैं, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ही अल्फाबेट में B पहले M बाद में है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा भैया 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल ही ले, आंसर आ गया। कौन सा आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मेटामेरिन की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है पहली शर्त क्या है मेटामेरिन शो करने के लिए, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, और फिर उस पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होना चाहिए। तो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात करें, देखिए सब में दिख ही रहा आपको, तो कोई दिक्कत नहीं। अब नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होना चाहिए, तो अगर इसको हम देखें, यहाँ इस ऑक्सीजन को फोकस कीजिए, इधर 2 कार्बन है, इधर यहाँ देखिए इधर भी 2 कार्बन, और इधर भी क्या है 2 कार्बन, ठीक। और अगर इसको इससे कंपेयर करें तो यहाँ क्या है 3 कार्बन है, और इधर देखिए इधर क्या है ये 1 कार्बन, और इधर क्या है 3 कार्बन, तो यहाँ 2 कार्बन दोनों साइड में, और इधर क्या है 1 और 3 कार्बन। तो यही हम लोग बोलते हैं कि पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग होना चाहिए, तो यह मेटामेरिन शो कर देगा आपका। और सेकंड को चेक कर लिया जाए, इस ऑक्सीजन के पहले 1 कार्बन है, और इसके इधर कितने हैं 3 कार्बन, यहाँ आइए इस ऑक्सीजन के इधर कितने हैं 4 कार्बन, और इधर कितने हैं 2 कार्बन। तो ऐसे तो दिख रहा है कि नंबर ऑफ कार्बन अलग है, लेकिन बेटा जब आइसोमर्स की बात करते हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी तो सेम होना चाहिए। तो अब अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम करना हो तो देखो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 4, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 6। तो चूंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, इसलिए आइसोमेरिन का कोई मतलब ही नहीं, ठीक। ऐसे लास्ट वाले देख लीजिए, 2 कार्बन यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 कार्बन है, और यहाँ देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 4 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ही सेम नहीं है, तो आइसोमेरिन का कोई मतलब ही नहीं है। तो 118 का कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिन। फंक्शनल आइसोमेरिन का एग्जांपल आपको देखना है, तो एक एक करके चेक कर लीजिए। ये देखिए ब्यूटेनोन, देखो ब्यूटेओन है, और ये क्या है ब्यूटेनल है, यानी कीटोन और एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, और दोनों ब्यूट है, यानी नंबर ऑफ कार्बन भी सेम है, तो ये तो हो जाएगा। सेकंड पे आ जाइए, देखो ऑल यहां दे रहे हैं और ईथर यहां दे रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं क्या कि अल्कोहल ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। तो देखो यहाँ एथ लिया है और यहाँ डाई मेथ लिया, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम हो गया, ये भी हो जाएगा। तीसरे में देखियो प्रोपियोनोइक एसिड ले रहे हैं, यानी नंबर ऑफ कार्बन 3 है, और यहाँ मेथिल एथनोएट ले रहे हैं ना, तो एसिड, और यहाँ देखो नंबर ऑफ कार्बन यहाँ भी क्या हो गया एथेनोएट, यानी 2 1 3, और यहाँ भी क्या है 3, तो ये भी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लविंग तो होगा नहीं, फिर तो पॉजिटिव लविंग होगा। तो अगर हम लोग चेक करें तो ये देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी है, राइट। और ऐसे ही अगर बात कर लें तो इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो एक ही बचा, यहाँ लोन पेयर होता है, अगर लोन पेयर होता है तो क्या होगा न्यूक्लियस लविंग होगा। लोन पेयर का मतलब क्या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो न्यूक्लियस लविंग होगी, तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड। अगला क्वेश्चन, होमोलाइटिक फिशन। बच्चा जब होमोलाइटिक फिशन हम लोग करवाते हैं, मान लीजिए यह है होमोलाइटिक फिशन है, तो इस बॉन्ड के बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन शामिल है। होमोलिसिस का क्या मतलब हुआ, ये अपना कार्बन लेके ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया, और ये
अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। और जब आप इस तरीके से करते हो तो आप क्या बोलते हो, क्या बनता है आपको, फ्री रेडिकल। और अगर हेटेरोलिसिस होता, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक बंदा लेके चला जाता, तो उसके पास नेगेटिव और सामने वाले के पास पॉजिटिव आता, तो हेटेरोलिसिस कार्बोकेटायन और कार्बेनियन बनते हैं आपके। तो होमोलिसिस में क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन, इंडक्टिव इफेक्ट इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज काज्ड बाय। बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण इंडक्टिव इफेक्ट की आप बात करते हो। ये तो जैसे मान लो कार्बन की लंबी सी चेन है और यहां आपने ग्रुप लगा दिया, और ग्रुप क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके कारण यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसी को तो आप इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हो। तो ये कह रहे हैं किसके कारण होता है, पाई नहीं, पाई बांड का कोई रोल ही नहीं है, ये बेकार हो गया। इलेक्ट्रॉन डोनेशन या विड्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो या इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, इसके कारण होता है, बिल्कुल सही बात है। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन कोई सेंस ही नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई मतलब नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। इंडक्टिव इफेक्ट इसके कारण होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन या विड्रॉल थ्रू सिग्मा बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, इन SN1 रिएक्शन द रेट डिपेंड्स ऑन। बच्चा देखो यूनिमोलिकुलर है SN1 और SN2 को बोलते हो बाई मॉलिकुलर, तो वहां दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक। जो न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, जो सबस्ट्रेट ले रहे हो, दोनों का कंसंट्रेशन। और जब यूनिमोलिकुलर बोल रहे हो तो इसका मतलब सिर्फ एक की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा, जो आपने सबस्ट्रेट ले रखा होगा। तो कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट ओनली। यस, बिल्कुल सही है। और अगर SN2 होता तो दोनों पे डिपेंड कर देता। तो कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट ना, और सॉल्वेंट पोलैरिटी नहीं। अगले में आ जाइए, द प्लस इफेक्ट इज शोन बाई। बच्चा हम लोग जानते हैं मिथाइल की बात करें तो इसका लिए क्या लेते हैं, प्लस आई लेते हैं, और बाकी सबका क्या है, माइनस आई। तो ये तो आसान से क्वेश्चन है। आंसर क्या हो गया, 124 का थर्ड। अगला क्वेश्चन, विच इफेक्ट इज स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। अगर बच्चा कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करवाना है, इस कार्बोकेटायन को अगर स्टेबलाइज करवाना है, तो सच तो यह है कि तीनों चीजें काम आ जाएंगी। अगर पूछा जाए कि कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करवाना है, तो अगर कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करना तो तीनों चीजों से आप स्टेबलाइज कर सकते हो, ठीक। लेकिन अब ऑप्शन आप देखो, क्या ये तीनों कहीं ऑप्शन में दिख रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं। तो प्रियॉरिटी फिर आप लीजिए कि स्टेबिलिटी के लिए प्रियॉरिटी के सबसे टॉप पे क्या लेते हो, सबसे पहले क्या लेते हैं, मेजर इफेक्ट। उसके बाद क्या लेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद क्या लेते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। चूंकि हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा, मतलब हमारे ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जहां सब दिए गए हो, ऑल ऑफ दीज दिया गया हो, तो इसलिए मजबूरी है बेटा, हम लोग क्या ले लेंगे, प्रियॉरिटी के रूप में देखें तो सेकंड और थर्ड। सबसे टॉप प्रियॉरिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है, ये दोनों एक जगह दिए गए, तो इसलिए इस आंसर को हम ले सकते हैं फोर्थ, ठीक। अदरवाइज इंडक्टिव इफेक्ट का भी रोल होता है, ठीक है। आगे आइए, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव। बिल्कुल सही बच्चा, हम लोग क्या बोलते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। और क्या बोलते हैं, तीसरे कार्बन पे जाते जाते नेगलेक्ट हो जाता है, उसके बाद हम बात ही नहीं करते। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं इंडक्टिव इन्वॉल्व द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन थ्रू पाई बॉन्ड। गलत बात है, इंडक्टिव इफेक्ट पाई नहीं, अभी पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं हो, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, डीलोकलाइजेशन नहीं, शिफ्टिंग हो रही है इधर उधर, और वो भी किसके थ्रू होती है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन, एल्काइल फ्री रेडिकल इज स्टेबलाइज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। बिल्कुल सही बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन H बॉन्ड। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो अगर 127 पे हम देखें तो दोनों बातें सही है बेटा, पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी स्टेटमेंट क्या है, सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाइए, टर्सरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन सेकेंडरी प्राइमरी। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं क्या बोलते हैं, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। टर्सरी कार्बोकेटायन आर नॉट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो फिर वही गड़बड़ बात हो गई कि अगर हम कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो अब टर्सरी की आप बात कर रहे हो, चलो एक टर्सरी बना लिया जाए, ये बना लें। यहां आपने लगा दिया CH3, मान लो यहां लगा दिया CH3, यहां लगा दिया CH3, तो 9 आपके पास क्या आ गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन आ गया। तो अगर ऐसी बात करें, जनरल बात करें, क्या इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अगर इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन किसी एक में प्रियॉरिटी देनी हो तो हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रियॉरिटी देंगे, राइट। तो अब ये दूसरे में क्या बोल रहे हैं बेटा, टर्सरी कार्बोकेटायन आर नॉट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट।
देखो पहला क्या कह रहे हैं कि टर्सरी कार्बोकेटायन आर मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी एंड प्राइमरी कार्बोकेटायन, ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। दूसरा कह रहे हैं टर्सरी कार्बोकेटायन आर नॉट स्टेबलाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव। अब इंडक्टिव इफेक्ट में कुछ इन्होंने बोल तो रखा नहीं कि क्या है, मतलब कौन सा प्लस माइनस ले रखा है भाई, इन्होंने देखो सीधे क्या बोल दिया है, इंडक्टिव प्लस है माइनस है, ऐसा कुछ तो लिया नहीं है। अदरवाइज आप इंडक्टिव से एक्सप्लेन तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो दूसरी बात तो हमको लग रहा गलत हो गई, टर्सरी कार्बोकेटायन आर नॉट स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। यार ये गड़बड़ दिख रहा है, और देख लिया जाए, इस ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस है। अब जरा बताओ प्लस इसका मतलब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को भी, ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ धक्का दे रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ धक्का दे रहा है तो यहाँ जो प्लस चार्ज है इसका अमाउंट क्या हो जाए, इंटेंसिटी क्या होगी, कम। और अगर चार्ज की इंटेंसिटी कम होती जाती है तो स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, ज्यादा, ठीक। तो इसे एक्सप्लेन तो कर सकते हो आप इस तरीके से, तो इसका मतलब ये बात गलत हो गई, ठीक। नॉट स्टेबलाइज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंडक्टिव, गलत हो गई बात, स्टेबलाइज हो जाता है भाई। तो अब आप बताओ भाई क्या करना है, पहला सही है दूसरा गलत, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। देखो यही तो होगा ना, ए इज करेक्ट और आर इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज राइट आंसर। अगले पा जाइए, नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस। आओ भैया बना लिया जाए। एक तो पहले ऐसा करते हैं, दोनों बी आर को यहीं लगा देते हैं और दो एच को यहां लगा दें, ठीक। अब अगले में कर लेते हैं, एक बी आर को यहां लगा दें, एक बी आर को यहां लगा दें, एक एच को यहां लगा दें, एक एच को यहां लगा दें, क्या हो गया सिस, और इसका एक दूसरा बना डालते हैं, बी आर को एक यहां लगा दें, बी आर को एक यहां लगा दें, एक एच यहां लगा दें, एक एच यहां लगा दें, ये क्या हो गया ट्रांस, ठीक। तो देखो कितने आइसोमर्स बन गए, 3 आइसोमर आप बना सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। अगला क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C2, C3, C5 एंड C6। पहला क्या है C2, कहाँ भाई C2, ये क्या है sp। दूसरा क्या है C3, C3 क्या है sp3। C5 ये है डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हो गया sp2। और C6 ये वाला है, सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया sp3। तो आंसर चाहिए sp, sp3, sp2, sp3, sp, sp3, sp2, sp3, कौन सा आंसर हो गया फर्स्ट। देख लो भैया सीक्वेंस यही था, sp, sp3, sp2, sp3, हाँ यस फर्स्ट। 130 का कौन सा राइट आंसर हो गया बच्चा, फर्स्ट, ठीक। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। कह रहे हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन दिस। इसको बच्चा खोल दो, आंसर दिख जाएगा आपको, ठीक। अब आइए यहां आप देखो, इस कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर तो है नहीं, तो अब कोई लोन पेयर नहीं तो इसका क्या हो गया sp2। और अगर इस कार्बन को देखें तो यहाँ 4 के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा sp3। एक sp2 है, एक sp3 है, sp3 एंड sp2 एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा आपको फर्स्ट, तो 131 का फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कार्बीन्स। अच्छा कार्बीन्स बेटा लीनियर भी हो सकती हैं और वी शेप बेंट भी हो सकती हैं, ठीक। तो यहां अगर कार्बीन्स को हमने बेंट और वी शेप जैसा कुछ तो है नहीं, इसका मतलब कार्बीन लीनियर ले लिया हमने, ठीक। अब कह रहे हैं कार्बोकेटायन की बात करो, तो कार्बोकेटायन क्या है, मान लो एक किसी कार्बोकेटायन के बारे में सोचो, चलो इसी बारे में सोच लें, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो कैसा हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर। तो कार्बोकेटायन ट्राइगोनल प्लेनर, ये तो ये क्या कार्बन यान क्या हो गया पिरामिडल। तो आंसर मैच कराओ भैया, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, फोर्थ इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अरेंज द पीएच ऑफ द गिवन कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब जरा इन सब में अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसका पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग इसको हम लोग लिख दें, आंसर हम लोग को दिख जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन होगा, फार्मिक एसिड, उसके बाद कौन होगा बेंजोइक एसिड। तो सबसे टॉप पे एसिडिक कौन होगा, फार्मिक एसिड, उसके बाद कौन होगा बेंजोइक एसिड नंबर 2 पे ना, उसके बाद कौन होगा फिनॉल, और सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ये हो गया, ये एसिडिक ऑर्डर आ गया। अब ये क्या बोल रहे हैं,
पीएच आपको बताना है, और कैसे बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा पीएच, उससे कम पीएच, उससे कम पीएच और सबसे कम पीएच। ठीक, तो आप बताओ सबसे ज्यादा पीएच, सबसे ज्यादा पीएच मतलब क्या हो गया, जो सबसे कम एसिडिक हो जाए। तो सबसे कम एसिडिक कौन है, सेकंड, तो इसका मतलब इसका पीएच सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो आंसर देख लो, एक ही जगह दिया गया और बाकी कहीं कोई आंसर इससे मैच ही नहीं करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। विच आर द फॉलोइंग कंटेन 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द, अच्छा अभी पीछे तो आया था, जब कार्बोकेटाइन की हम लोग बात करते हैं तो उसके बैलेंस शेल में कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं। तो कार्बोकेटाइन देख लो भैया, कार्बेनॉन है, कार्बोकेटाइन फर्स्ट, तो 134 का क्या हो गया, फर्स्ट इज राइट आंसर। ठीक, अगले में आ जाओ। द डाइपोल मोमेंट ऑफ विनाइल क्लोराइड इज लोअर देन दैट ऑफ द एथाइल क्लोराइड। ठीक, इसका आंसर बोल दो भैया, सॉरी, ऐसा क्यों होता है भाई, रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण। अगला है, नेम द सम कंपाउंड्स आर गिवन विच वन इज नॉट एन आईपीसी सिस्टम। इसमें बच्चा जो आंसर है ना, सीधे उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। आप सारे नाम देख लो, एक तरफ से देख लेना, आंसर इसका 4th है और एक्सप्लेन करके देख लिया जाए। आप बताइए, चलिए इसकी नंबरिंग करते हैं। इधर से आप करोगे चौथे नंबर पाएगा, और इधर से मिनिमम लोकेंट की बात कर लो तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब आप बताओ, ये पहले अल्फाबेट में ई पहले आएगा या बाद में आएगा, तो यानी 4 एथाइल और उसके बाद क्या होना चाहिए, 3 मेथाइल। इन्होंने क्या दिया, 3 मेथाइल 4 एथाइल, तो ये गलत हो गया। बाकी सारे नाम क्या है, सही है। चलिए आगे, द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग, जरा देखो, सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल तो है नहीं। नंबर ऑफ कार्बन क्या है, इसके दोनों साइड में सेम सेम है, तो अगर ऐसा है माने सिमेट्रिकल है, तब डाई ट्राई जैसा कुछ लगाते ही नहीं। तो इधर भी क्या होगा 3 और उधर भी क्या है 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड 137 प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, यही होना चाहिए। ठीक है, आओ देखो भाई, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, और ये देखो क्या लिखा है, प्रोपियोनिक, देखो प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, और क्या नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक, PROPANOIC, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड, ऐसा तो कोई नाम होता नहीं। 4th राइट आंसर। आगे इसमें भी कुछ नहीं करना है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप लगा है, ये साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सीधे सीधे आसान से क्वेश्चन है। अगला, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड। बच्चा अगर हम लोग एमीन्स की बात करें तो हम लोग बोलते हैं CnH2n+3n, ये तो बोलते हैं। यह क्या हो गया, जनरल फार्मूला, किसके लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबके लिए हो जाता है। तो इसमें फिट करके देख लो आप, देखो Cn यानी n की वैल्यू क्या रख दें 3, तो H2n+3 होना चाहिए, 3 दूनी 6 3 9, H9 और n। तो अगर ये फार्मूला आपने दिया तो किसके लिए, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सबके लिए हो जाएगा, लेकिन साल्ट का फार्मूला थोड़ी ना होगा। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 4th। एंड लास्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो भैया बेंजीन बना लो आप, ये है, और इन सबसे क्या है, हाइड्रोजन भी तो जुड़ा है। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 12, और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे, 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, तो चलिए बच्चा, अब बिल्कुल एग्जाम हम लोग का करीब है, और टीम न्यूलाइट सर के सुपरविजन में दिन रात आप लोगों के साथ है, और आई होप हम सब मिल करके बहुत अच्छा करेंगे नीट में। थैंक यू बच्चा, थैंक यू वेरी मच।